हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू एनसीईआरटी विद नवीन। आज हमारा जो लेक्चर है मॉडल पेपर फोर्थ को लेकर है और ये हिस्ट्री का होने वाला है। तो बिना टाइम खर्च करें तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम कर लेते हैं एमसीक्यूज। ठीक है, आपको साथ में सोल्व करना है और देखना है कितने से सोल्व हो रहे हैं आपसे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है, सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार निम्न में से किसने करवाया था। ठीक है, क्लियर हो गया। ये तो आपको सीधा क्लियर आंसर आंसर निकालने की कोशिश करो। श्रीगुप्त नहीं होगा इसका आंसर, समुद्रगुप्त नहीं होगा, बिंदुसार नहीं होगा, बचा कौन, रुद्रदमन। ठीक है, नेक्स्ट, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को सबसे पहले पढ़ने वाला कौन था। सबसे पहले पढ़ने वाला कौन था, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, अशोक को सबसे पहले शिलालेखों को जिसने पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप थे। और हमारे ये क्वेश्चन पहले आ चुका है पिछले मॉडल पेपर में। नेक्स्ट, किन शासकों को किन शासकों को अपने उनके मार्त नाम से चिन्हित किया जाता था, मतलब माता का नाम जोड़ा जाता था। सातवाहन शासकों को किसको जोड़ा जाता था, सातवाहन शासकों को। दसपुर किस नगर का प्राचीन नाम था, दसपुर किस प्राचीन नगर का नाम था, मंदसौर का नाम था ये तो। ठीक है, त्रिपिटक त्रिपिटक जो कि बौद्ध साहित्य था, रचना कब हुई थी, त्रिपिटक की रचना कब हुई थी, बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के बाद में, बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के बाद में। नेक्स्ट, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक के राइटर कौन है, सीधा सीधा दिख रहा होगा, फ्रांसवा बर्नई। ठीक है, नेक्स्ट, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है। इससे पहले हमने देखा था ये कितने अध्यायों में थी, अब यहाँ देख रहे हैं इसके राइटर कौन है। ठीक है, अल बिरूनी। कौन है राइटर, अल बिरूनी। ठीक है, नेक्स्ट, किस चोल सम्राट ने संत कवि अपार समंदर सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई थी, शिव मंदिर में स्थापित करवाई थी, प्रांतक प्रथम थे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे और ये इंपॉर्टेंट भी, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट, शासक शासन में शरिया का पालन करने वाले को क्या कहा था, शासन में जो शरिया कानून था उसका पालन करने वाले को क्या कहा गया था, उल्मा। क्या कहा गया था, उल्मा। नेक्स्ट, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, ये भी इजी क्वेश्चन है, 1565 में। ठीक है, नेक्स्ट, महानवमी डिब्बा की ऊंचाई कितनी है, ये थोड़ा डेप्थ में जाके बनाया है सवाल को। ठीक है, एक सांस्कृतिक स्थल था महानवमी डिब्बा, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, ऊंचाई, 40 फीट थी इसकी ऊंचाई। ठीक है, नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने तंबाकू पर पाबंदी लगाई थी। इससे पहले आया था कि तंबाकू कौन सी शताब्दी में भारत में आया था, अब यहाँ पर पूछ रहा है किस मुगल शासक ने तंबाकू पर पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, जहांगीर ने लगा दी थी, किसने लगा दी थी, जहांगीर ने। नेक्स्ट, खुद कास्ता और पाई कास्ता कौन थे, किसान थे, दो प्रकार के किसान थे, खुद कास्ता और पाई कास्ता। खुद कास्ता खुद की जमीन के ऊपर ही गांव में रहकर ही खेती करते थे, और दूसरा पाई कास्ता दूसरे गांव में जाकर किराए पर लेकर जमीन पर खेती करते थे। नेक्स्ट, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ था। ठीक है, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ था, सीधा सीधा आंसर दिख रहा है 1793। कब कब 1793। राजा शब्द का प्रयोग राजा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, शक्तिशाली जमींदारों के लिए किया गया था, ये तो सीधा आंसर है। नेक्स्ट, ये गिलास एक फल ये गिलास एक फल एक दिन हमारे मुंह में ही आके गिरेगा, इससे लघु सवाल बनाया था, अभी याद रखो। ये कथन किसने किसने कहे थे या किसने बोला था, किसने कहा था, लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, और किसके बारे में कहा था, अवध के बारे में कहा था, किसके बारे में कहा था, अवध के बारे में। नेक्स्ट, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, कानपुर में विद्रोह को नाना साहिब ने किया था, ये तो इजी है। ठीक है, नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, इज इट क्लियर। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको कहा था जब ये भारत आगमन करे थे कि एक बार आप भारत का एक साल के लिए भ्रमण करो ताकि आपको पता चले कि भारत की मेजर मेजर प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, आई होप कि 18 क्वेश्चन जो अबेसद एमसीक्यू हैं उनमें से आपके एक भी गलत नहीं हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है रिक्त स्थान, साथ में सोल्व करने की कोशिश करो। जॉन मार्शल ने खालिस्तान में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की थी, 1924 में की थी। कब की थी, 1924 में। ठीक है, गोत्र से बाहर विवाह करने को, इस गोत्र से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह। ठीक है, क्लियर हो गया, गोत्र से बाहर करने को क्या कहा जाता है, बहिर्विवाह। फ्रांसवा बर्नई ने भारत की स्थिति को यूरोप
यूरोप में विकास की तुलना में क्या बताया था, खराब, यानी कि दयनीय स्थिति बताई थी भारत की। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, खालिस्तान का शाब्दिक अर्थ है हाथियों का स्वामी। खालिस्तान का हाथियों का स्वामी, ये तो सीधा सीधा आंसर है गजपति। ठीक है, नेक्स्ट, 1960 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त वस्तुएं, यानी कि सभी कपास की वस्तुओं का 3/4 भाग, ठीक है, 3/4 भाग, जैसे सेकेंड अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, तालुकदारों के रवैये को रायबरेली के पास स्थित, तालुकदारों के, एक मिनट, सॉरी बीच में डिस्टर्ब के लिए, क्योंकि हम कहाँ थे, तालुकदारों के रवैये को रायबरेली के पास स्थित खालिस्तान के राजा हनवंत सिंह ने सबसे अच्छी तरह व्यक्त किया था। किसमें? कालांक कर को। किसको? कालांक कर को। ये थोड़ा अटपटा सवाल है, इसको थोड़ा देख लेंगे आप अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, यानी कि अति पे आ जाते हैं, एक एक नंबर वाले पे। इसमें पूछ रहा है अभिलेख क्या है। अभिलेख याद करो, ताड़ के पत्तों पर या धातु पर या मिट्टी के बर्तनों पर कुदेरे जाते थे। ठीक है, किस पर? पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तनों पर, मिट्टी के बर्तनों पर खुदे जाते थे, खुदे होते थे, और ये राजा खुदवाते थे। ठीक है, नेक्स्ट, किस सातवाहन शासक ने अपने आप को अनूठा ब्राह्मण, ठीक है, तथा क्षत्रियों के पर्द का हनन करने वाला बताया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छा सवाल है। अपने आप को क्या बताया? अनूठा ब्राह्मण। ठीक है, किसने बताया था? एक ही है जो सबसे शक्तिशाली था, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे। दूसरा, चैत्य क्या है? चैत्य और विहार दो शब्द आए थे बौद्ध में। ठीक है, चैत्य क्या थे? इसमें गौतम बुद्ध यानी कि बुद्ध के शरीर से संबंधित, शरीर के कुछ अवशेषों को रखा गया था, अवशेषों को टीलों पर सुरक्षित रखा गया था। ठीक है, इन्हें क्या कहा गया? चैत्य। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे सामने, पद्मावत की रचना किसने की थी? इजी है ये भी, पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी। कई बार कहानी में सुनाई है मैंने इसकी, मलिक मोहम्मद जायसी। चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह की कहानी है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के इतिहासकार की जानकारी के लिए दो प्रमुख स्रोतों का नाम बताइए। ये एक तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र थी। ठीक है, दूसरा थी मेगस्थनीज की इंडिका। दो स्रोत थे, वैसे तो बहुत सारे हैं, जैन और बौद्ध ग्रंथ भी थे। नेक्स्ट, अल बरूनी द्वारा जिन दो ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद किया गया था उनके नाम लिखिए। अल बरूनी के द्वारा, ठीक है, एक तो था पतंजलि की व्याकरण, पतंजलि का व्याकरण, इसका भी अनुवाद किया था उन्होंने। ठीक है, दूसरा था आपका यूक्लिड के कार्य, यूक्लिड के कार्य, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, हम्पी नाम का आविर्भाव किस प्रकार हुआ था? ठीक है, हम्पी नाम का आविर्भाव किस प्रकार से हुआ था? क्योंकि वहाँ पर एक मार्त देवी थी, स्थानीय मार्त देवी थी, जिसका नाम क्या था? पंपा देवी। ठीक है, के नाम से इसका आविर्भाव हुआ था, यानी कि उदय हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, मुगल काल में गांव की पंचायत के मुखिया को क्या कहा था? मुकदम। क्या कहा जाए? मुकदम या मंडल। ठीक है, नेक्स्ट, पांचवी रिपोर्ट क्या थी? पांचवी रिपोर्ट याद आ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन व उससे जुड़े हुए क्रियाकलापों या गतिविधियों को तैयार करना। ठीक है, ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी रिपोर्ट। नेक्स्ट, देश से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, इस प्रकार का शोक और विलाप किस घटना के लिए था? तो ये एक ही था, और वो था अवध की घटना के लिए। जितने भी ज़्यादातर सेंटेंस आए हैं बड़े कोटेशन, वो अवध के बारे में ही है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह, अली शाह के कलकत्ता निकासन पर बोला गया था ये सेंटेंस, कलकत्ता निष्कासन पर। ठीक है, उस घटना पर कहा था ये बात कि देह से जान जा चुकी है, शहर की काया बेजान थी। ठीक है,
नेक्स्ट, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग इंग्लैंड, सेकंड गोलमेज सम्मेलन, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे इंग्लैंड। नेक्स्ट, ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी, रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों ने विद्रोह कब और कहाँ किया था? विद्रोह किया था 1946 में, और कहाँ किया था? मुंबई में। ठीक है, हो गया। चलो, अच्छे से मेन मेन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कितना लिखना है और कैसे लिखना है। लघु सवाल देख लेते हैं 2-2 नंबर के। और लघु सवाल हमारे सामने है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन की विशेषता बताइए। आप रोमन संख्या बना बना के लिख देंगे, कम से कम 4 विशेषता लिखेंगे। ठीक है, पहली विशेषता की बात करें तो वो मार्त देवी की पूजा करते थे। ठीक है, किसकी पूजा करते थे? मार्त देवी की पूजा करते थे। क्लियर हो गया। वो शिव की उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे? शिव की, लिंग के रूप में पूजा करते थे। वो पशु पक्षियों की भी पूजा करते थे, पशु प्लस वृक्षों की भी पूजा करते थे, याद रहेगा। नेक्स्ट, वो शिव को लिंग के रूप में पूजते थे। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट, मगध के प्रारंभिक राजधानी राजगृह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करें। प्रारंभिक राजधानी क्या थी मगध की? राजगृह। ठीक है, जो कि आधुनिक बिहार, अभी वर्तमान में किसको बोलते हैं? आधुनिक बिहार में। ठीक है, राजगृह का शाब्दिक अर्थ है राजगाह, राजगाह का शाब्दिक अर्थ है राजाओं का घर। जैसे कि नाम में छुपा हुआ राजा प्लस गृह, राजाओं का घर, जो कि पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ एक किलेबंद शहर था। कहाँ पर बसा हुआ था? पहाड़ियों के बीच में। पहाड़ियों के बीच में कैसा शहर था? किलेबंद। ठीक है, चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें थी। बाद में चौथी शताब्दी में, चौथी शताब्दी में, बाद में चौथी शताब्दी में, ठीक है, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। बाद में पाटलिपुत्र को क्या बनाया गया? राजधानी बनाया गया। ठीक है, और वर्तमान में ये किसका नाम है? पटना का। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट इतना ही लिखना है आपको। नेक्स्ट, समाज में फैली हुई सामाजिक विषमताओं के संदर्भ में बौद्ध द्वारा प्रस्तुत की गई अवधारणा का वर्णन कीजिए। सामाजिक विषमता, सामाजिक असमानता। ठीक है, तो ये सबसे पहले इस बात का जिक्र है जहां पर मिलता है आपके, वो किस में मिलता है? त्रिपिटक के सुत्त पिटक में। किस में मिलता है? त्रिपिटक के सुत्त पिटक नामक नामक बौद्ध ग्रंथ में। किसमें? बौद्ध ग्रंथ में इसके बारे में जिक्र, यानी कि इसका उल्लेख कर रखा है। क्लियर हो गया? ठीक है, और बताया कि सभी जीव शांतिपूर्ण रहते हैं, प्रकृति ने उतना ही ग्रहण करते हैं जितना कि उनको समय के साथ उनकी आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन समय के साथ मनुष्य लालची होता गया है और हिंसक होता गया है। इस स्थिति में समाज का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति को सौंपना चाहिए जो कि पड़ताल, जो कि जो गलत कर रहा है उसके साथ न्याय कर सके, या जिसके साथ गलत हो रहा है उसके साथ न्याय कर सके। ठीक है, नेक्स्ट, सिंपल बात बोलो, समाज में सामाजिक असमानताओं को, सामाजिक असमानताएं बढ़ रही है समय के साथ। पहला ऐसे नहीं था, लेकिन वर्तमान में बढ़ रही सामाजिक असमानता है। इनको करने के लिए किसी न किसी आदमी को तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने महिलाओं को भी संघ में शामिल होने के लिए अनुमति क्यों दी? हमें यह बताना है कि उन्होंने क्यों दी थी। ठीक है, तो ध्यान देंगे, शुरू शुरू में गौतम बुद्ध ने पुरुषों को ही अनुमति दी थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उन्होंने महिलाओं को भी अनुमति देना, क्या कहते हैं, अनुमति देने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, और ये किसके अनुरोध पर हुआ था? उनका एक शिष्य था आनंद। इसके अनुरोध पर उन्होंने महिलाओं को भी संघ में क्या दी थी? अनुमति। ठीक है, संघ में क्या दी थी? अनुमति। ठीक है, नेक्स्ट, थोड़ा इससे आगे और जिक्र करें तो बात करते हैं कि बुद्ध की उपमाता थी, नाम क्या था? महाप्रजामति। जो सबसे पहले बुद्ध की संघ में जो महिला थी ना, वो कौन थी? महाप्रजापति, महाप्रजापति। ठीक है, बुद्ध की सौतेली माँ। ठीक है, सबसे पहले संघ में शामिल होने वाली ये थी महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, इनका पूरा नाम था। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे, किताब उल हिंद की विशेषता बताइए। तो इसकी बताने की जरूरत नहीं है, ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। इसमें टोटल 80 अध्याय थे, एक विस्तृत ग्रंथ था।
कैसा ग्रंथ था? एक विस्तृत ग्रंथ था, ठीक है, जो कि सरल और सुलभ भाषा में लिखा गया था। भाषा कैसी थी? सरल और सुलभ। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ये इसके अंतर्गत त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाएं, सब चीज़ें लिखी हुई थी। क्लियर हो गया? ठीक है। और इसमें कुछ पूर्वानुमान बताए गए हैं अस्पष्टता के आधार पर, ठीक है, थोड़ा देख लेंगे। राइटर लिख दो और ये जो मैंने बातें मैंने बताई 3 बात लिख दो। नेक्स्ट, कर्नाटक सम्र कर्नाटक साम्राज्यमु व नरपति से आप क्या है? दोनों का अलग अलग है। कर्नाटक साम्राज्यमु व नरपति से आप क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो कर्नाटक में यानी कि विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर विजयनगर साम्राज्य को समकालीन लोगों ने क्या कहा था? कर्नाटक साम्राज्य में। क्लियर हो गया? इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते थे इतिहासकार, परंतु समकालीन स्रोतों में इनका उल्लेख, विजयनगर साम्राज्य की जगह किसका उल्लेख मिला है? कर्नाटक साम्राज्य में का। ठीक है, हो गया यहाँ तक। और नरपति लोगों का यानी कि लोगों का स्वामी होता था। नरपति कौन होता था? लोगों का स्वामी, लोगों का स्वामी। क्लियर हो गया यहाँ तक? राय शासकों को नरपति को उपाधि दी गई थी। इसके अलावा ये लाइन याद रखिए, राय शासकों को किसकी उपाधि दी गई थी? नरपति की। किसकी उपाधि दी गई थी? नरपति की। आई होप कि याद हो गया होगा। नेक्स्ट, संतालों और पहाड़ियों के बीच में हल और कुदाल की बीच की लड़ाई थी, सिद्ध कीजिए। ठीक है, संताल और पहाड़ियों के बीच में हल और कुदाल की लड़ाई थी। याद करो, पहाड़ी लोग जूमिंग खेती करते थे और वो कुदाल को यानी कि पहाड़ियों का प्रतीक क्या था? पहाड़ियों का प्रतीक था क्या? कुदाल। और संतालों का प्रतीक था हल। क्लियर हो गया? आगे बोलता हूँ मैं। पहाड़ी लोग जूमिंग खेती करते थे और वो खेती करने के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, जमीन जोतने के लिए। ठीक है, और वो ज्वार बाजरा उगाते थे। ठीक है, दूसरी ओर संताल लोग जंगलों को साफ करके और उस खेती करते थे, और वो खेती करते थे चावल व कपास की, जबकि पहाड़िया लोग करते थे ज्वार व बाजरा की खेती। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, इससे पहाड़ी लोगों को राजमहल की पहाड़ी में पीछे हटना पड़ा। ठीक है, और एक और कुदाल पहाड़ी लोगों के जीवन का प्रतीक माना गया था, दूसरी ओर संतालों का जीवन का प्रतीक हल माना गया। इन दोनों के बीच में लड़ाई का प्रतीक माना गया है, इन दोनों। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, 1957 में विद्रोहियों द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उठाए गए किन्हीं 2 कारणों को उल्लेख कीजिए। भाई, हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए कुछ कदम उठाए गए थे, उनको लिखना है। पहला, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना ही सभी वर्गों को इसमें शामिल होना है। पहला है, जाति व धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना शामिल होना था। दूसरी बात कि हिंदू और मुसलमान दोनों को नफा नुकसान बराबर का होगा, मतलब जितना नुकसान हिंदुओं को होगा उतना नुकसान, यानी कि हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों को नुकसान बराबर होगा। दोनों को नुकसान, नफा नुकसान जो भी बराबर होगा, दोनों को बराबर होगा। ऐसा नहीं कि हिंदू को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, मुस्लिम को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, दोनों को नफा नुकसान क्या होगा? बराबर। पॉइंट लिखो आपसे। नेक्स्ट, आपके अनुसार चरखे के साथ महात्मा गांधी किस प्रकार राष्ट्रवाद की स्थायी पहचान बन गए थे? चरखे का प्रयोग इसलिए, उनका एक रीज़न ये भी था कि कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, चरखे का प्रयोग करने के पीछे। ठीक है, तो वो चरखा चलाते थे, खादी वस्त्र पहनते थे। ठीक है, अन्य राष्ट्रवादियों को भी उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहन किया था। अन्य नेताओं को भी उन्होंने कहा था कि आप भी चरखा चलाओ, खादी वस्त्र पहनो, ताकि स्वदेशी वस्त्रों को बढ़ावा मिले। चरखा चलाने से गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिकता और शारीरिक श्रम की दीवार को भी तोड़ने में क्या मदद मिली थी, ताकि वो पुरानी रूढ़िवादिता को, मानसिक और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ सके। इस प्रकार चरखे एक सातवें राष्ट्रवाद की स्थायी भावना बन गए थे। ठीक है, नेक्स्ट, एक शक्तिशाली केंद्र के विषय के रूप में के संतानम के विचार क्या थे? के संतानम के विचार क्या थे? तो देख लेते हैं। वो ऐसे बोलते थे, राज्यों के साथ साथ केंद्र को भी मजबूत बनाया जाना चाहिए। केंद्र को भी क्या किया जाना चाहिए? मजबूत बनाया या शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए।
ठीक है। उनकी शक्तियों को, केंद्रीय शक्तियों को भी पुनर्वितरण किया जाना चाहिए। आवश्यक है जितना जितना जरूरत उतना बढ़ाया जाना चाहिए। यदि केंद्र के पास आवश्यकता से अधिक जिम्मेदारियां होगी तो प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए राज्य और केंद्र की शक्तियों का दायित्व बराबर कर देना चाहिए। अर्थात कुछ दायित्व को राज्य को सौंप देना चाहिए और कुछ दायित्व, ताकि केंद्र अधिक मजबूती से और प्रभावी ढंग से काम कर सके। ठीक है। नेक्स्ट, दीर्घ सवाल। दीर्घ सवाल है पहला, वो है सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की मुख्य भूमिका क्या थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या भूमिका थी, चलो देख लेते हैं क्या रोल था उनका। तो रोल देख लेते हैं। शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारियों सुल्तान जहां बेगम ने प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए क्या दिया था, धन का अनुदान। उन्होंने धन का अनुदान यानी कि ग्रांट दिया था, किसके लिए, प्राचीन स्थलों के रखरखाव हेतु। यहां तक क्लियर होगी लाइन। दूसरी लाइन यह है कि सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिशाली बनाया था, यानी कि एक म्यूजियम, यानी कि एक संग्रहालय प्लस एक अतिथिशाला। अतिथिशाला का मतलब होता है चीफ गेस्ट हाउस, के लिए भी क्या दिया था, बनाने के लिए भी क्या दिया था, अनुदान। तीसरी बात है, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल पर लिखी एक किताब, जॉन मार्शल ने एक किताब लिखी थी सांची की स्तूपों के बारे में। ठीक है। और बेगम को समर्पित किया था। ठीक है। और सांची और वहाँ की बेगम जी सुल्तान जहाँ बेगम ने उस किताब के लिए भी उनको क्या दिया था, अनुदान। चौथी बात है कि फ्रांसीसियों और अंग्रेजों को किसकी मांग थी, पूर्वी तोरण द्वार की। किसकी मांग थी, पूर्वी तोरण द्वार की मांग कर रहे थे। उसके बदले उन्होंने प्लास्टर प्लास्टर की प्रतिलिपि प्रतिलिपि देकर उस तोरणद्वार को क्या किया था, उन्होंने बचाया था। चार बातें हो गई आपके सामने। ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं के उल्लेख। यानी कि जैन धर्म की हमें क्या पूछ रहा है, शिक्षा। ठीक है। जैन धर्म की हमें शिक्षा पूछ रहा है तो हम कर लेते हैं। ये क्या बोलते हैं, संपूर्ण विश्व। संपूर्ण विश्व क्या है, प्राणवान। प्राणवान यानी कि मन, विश्व के हर एक चीज में क्या पाया जाता है, जान पाए, जीव पाए, जीवन पाया जाता है। ठीक है। चाहे चट्टान हो, चाहे पत्थर हो, चाहे जल हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है। दूसरी बोल रही है, दूसरी बात बोलते हैं, ये इनका किसके प्रति ज़्यादा झुकाव है, अहिंसा पर बल देते हैं। ये किस पर, अहिंसा पर बल देते हैं। अहिंसा का केंद्र सिद्धांत है, ध्यान रखना। ये इंसान हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, इन किसी की भी हत्या नहीं करनी चाहिए, ये इस बात पर बल देते हैं। ठीक है। तीसरी बात क्या है जैन धर्म की, ये जन्म व पुनर्जन्म की पुनर्जन्म का पुनर्चक्र का चक्कर किस पर आधारित होता है। ये बोलते हैं जैसे कर्म करोगे वैसा होगा। अच्छा कर्म करोगे तो जन्म दोबारा हो जाएगा, पुनर्जन्म हो जाएगा। ठीक है, इस वे में। और मुक्ति का आधार, मुक्ति का आधार क्या मानते हैं ये, तपस्या को। मुक्ति का आधार क्या मानते हैं, तपस्या को। ध्यान रखना, त्याग व तपस्या को मुक्ति का आधार मानते हैं। पांचवी बात करें तो इनके कुछ पांच सिद्धांत है, पांच व्रत है इनके। पहला व्रत कौन सा है, हत्या नहीं करना। दूसरा व्रत कौन सा है, चोरी नहीं करना। तीसरा कौन सा है, झूठ नहीं बोलना। चौथा कौन सा है, ब्रह्मचार्य जीवन जीना। ठीक है। और पांचवा कौन सा, लास्ट, धन इकट्ठा नहीं करना। इतना लिखना है आपको। ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, वो है राजस्व निर्धारण व वसूली के प्रत्येक प्रणाली में खेती आरोप पर क्या फर्क पड़ा था। राजस्व वसूली करने के लिए तीन प्रणाली थी, आपको याद आ रहा होगा। ठीक है। इसके साथ साथ एक अन्य प्रणाली जैसे कणकूट प्रणाली थी। ठीक है, बटाईदारों के द्वारा अलग से थी। इन सभी प्रणालियों में खेती आरोप यानी किसानों पर क्या फर्क पड़ा था, तो कर लेते हैं। क्या फर्क पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा था। पहला, एक व्यवस्था थी जिनका नाम था कणकूट, कणकूट प्रणाली। कौन सी व्यवस्था थी, कणकूट प्रणाली। इसमें क्या कहा जाता है, अनुमान के आधार पर, अनुमान के आधार पर भूमि का आकलन किया जाता है, भूमि का आकलन। ठीक है।
और आकलन करके उसका परिणाम देता था। इसलिए खेतियारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ पाता था। ठीक है, जितनी भूमि थी उस आधार पर उनको राजस्व देना पड़ता था। दूसरा, बटाई। दूसरी ओर बटाई। बटाई जानते हो आप, आधे बाटे बोलते हैं ना अपने गाँव में, भाई आधा बाटा तेरा आधा बाटा, उसके आधार पर। ठीक है। तीसरी जो इसमें सेटअप था, खेत बटाई। खेत बटाई प्रणाली। ठीक है, बीज बोने के बाद खेत बांट दिए जाते थे। यह प्रणाली एक त्रुटिपूर्ण प्रणाली थी, इसका खेतियों पर हानि प्रभाव पड़ा था। ठीक है, ये तीन प्रणालियों के बारे में आपको जिक्र करना है। ठीक है, चौथी प्रणाली और कर लेते हैं, जो कि है लौंग बटाई प्रणाली। कौन सी है? लौंग बटाई प्रणाली। फसल काटने के बाद राजस्व अधिकारी उसका ढेर को बना लेते थे और फिर उसमें आपस में बांट देते थे। फसल काट दी, फसल को एक जगह इकट्ठा किया। भाई मान लो कोई चारा है, दो लोगों को बांटना है चारे में, तो बीच में से अपन करते हुए ये आपके हिस्सा, ये आपके हिस्सा। तो उसी प्रकार से राजस्व अधिकारी फसल कटाई के बाद में जो जितनी भी फसल इकट्ठी होती थी उसको दो भागों में बांट देते थे और खुद का हिस्सा ले जाते थे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, मुगलकालीन भारत में कृषि आधारित समाज में महिलाओं की भूमिका। कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका बतानी है आपको। किसकी भूमिका? महिलाओं की। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। क्या है? पहली बात तो भूमिका हम लेंगे, खेती के कार्यों में महिलाएं सहायता करती है, यानी खेती के कार्य के रूप में सहायता। क्लियर हो गया यहाँ तक? खेती के कार्य के रूप में सहायता। तो खेती के कार्य के रूप में महिला की भूमिका, तो आपको ध्यान देना है 16वीं और 17वीं शताब्दी में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी। इसका मतलब है दोनों बराबरी का काम करते थे। पुरुष अगर हल जोतते थे, ठीक है, और हल चलाते थे या खेत जोतते थे, उसके साथ साथ महिलाएं उस खेत की निराई करती थी, कटाई करती थी। ठीक है, और फसल पकने के बाद दाने निकालती थी। ठीक है, फिर भी महिलाओं की जैव वैज्ञानिक क्रियाओं को लेकर लोगों के मन में पूरा अगर बने रहे, यानी कि लोगों के मनों में पूर्व धारणा बनी हुई पहले से कि महिलाएं कोई काम नहीं कर सकती, ऐसा। ठीक है, एक उदाहरण दे रखा है कि पश्चिमी भारत में मानसिक धर्म वाली महिलाओं को हल या कुम्हार का चाकू छूने की अनुमति नहीं थी। यानी कि अगर किसी लड़की के पीरियड्स आ रहे हैं तो वो लड़की काम नहीं करती थी। इज इट क्लियर? उसको यह अनुमति नहीं थी छूने की। इज इट क्लियर यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट आउट हम करते हैं यहाँ से, जो कि दूसरे नंबर का है कि अन्य कृषि के साथ अन्य कार्यों में संलग्न। अन्य कार्यों में संलग्न। ठीक है भाई, महिलाएं कृषि के अलावा अन्य कृषि कार्य गतिविधियों में संलग्न रहती, जैसे सूत काटना, बर्तन बनाना, मिट्टी को साफ करना, गूंथना, कपड़ों की कढ़ाई आदि कार्य भी किया करते थे। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट, नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नमक कानून स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बना, इसके बारे में तो ऑलरेडी बात कर ली है, लेकिन फिर भी मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ कि नमक के निर्माण और बेचने पर ब्रिटिश सरकार का एक अधिकार था। नमक बनाएगा भी सरकारी और बेचेगी भी सरकारी, और भारतीयों के ऊपर 14 गुना लगभग उन्होंने क्या लगा रखा था? टैक्स। दूसरा, नमक ऐसी वस्तु थी, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी के लिए भोजन में काम आते थे। ठीक है, राष्ट्रीय संपदा के अंश के रूप में देखा गया था इसको, परंतु उन्हें ऊंचे दामों पर खरीदना पड़ता था। किन्हें? अमीर हो चाहे गरीब हो। नमक कानून को तोड़ने का अर्थ था कि विदेशी शासन ने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देना। क्या करना था? ब्रिटिश क्या ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देना। नमक कानून तोड़ने का मतलब यह था सीधा सीधा ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देना। नमक पर सरकार का क्या था? एक अधिकार था, और गांधी जी नमक के इस कानून को सबसे घृणित मतलब दमनात्मक मानते थे, सबसे खराब कानून मानते थे। ठीक है, इसी मुद्दे बनाते समय गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन चलाने का सोचा कि हाँ एक आंदोलन चलाना चाहिए। ठीक है, आपको नमक यात्रा याद आ रही होगी, दांडी मार्च याद आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसका जिक्र करना है आपको, दांडी मार्च का। नेक्स्ट, गांधी जी भारत में राष्ट्रवाद के आधार को और अधिक व्यापक बनाने में किस प्रकार सफल रहे थे? यानी कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी कौन कौन से तरीके अपनाए थे, वो सफल किस प्रकार से रहे थे, उनको देख लेते हैं। कुछ पॉइंट आउट है कि कौन गांधी जी ने गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की अनेक क्षेत्रों में विभिन्न उप शाखाएं खुली।
यानी कि ब्रांचें खोली ताकि इसके प्रचार प्रसार को बढ़ाया जा सके। ठीक है, रजवाड़े में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए प्रजामंडलों की स्थापना करी। ठीक है, प्रजामंडलों की क्या करी, स्थापना, ताकि छोटे राजाओं को अपने साथ लाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी ने राष्ट्रवादी संदेश का प्रचार करने के लिए अंग्रेजी भाषा में लिखने के बजाय मातृभाषा को बढ़ावा दिया, ताकि हर आदमी को राष्ट्रभाषा का मतलब समझ सके। हर आदमी की स्थानीय भाषा को स्थानीय भाषा में लिखा उन्होंने। ठीक है, और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अलावा हम चौथा पॉइंट ये भी कर सकते हैं, गांधी जी घूम घूम कर प्रत्येक गांव में उन्होंने सभाएं करी ताकि राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट, उद्देश्य का प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था। ठीक है, कौन से मुख्य बिंदु थे जिन पर जोर दिया गया था। नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उसमें क्या बोला था, आपको कल भी पढ़ाया था मैंने। और पहला था, इस उद्देश्य प्रस्ताव में वो भारत को एक संप्रभु गणराज्य घोषित किया था, भारत को घोषित किया था संप्रभु गणराज्य। दूसरा था, समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय का आश्वासन दिया गया था कि सभी नागरिकों को अधिकार प्राप्त होंगे, सभी नागरिकों को स्वतंत्रताएं प्राप्त होगी, सभी नागरिकों को समानता प्राप्त होगी। ठीक है, और सामाजिक आर्थिक न्याय प्राप्त होगी। तीसरी बात उन्होंने बोली कि अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और जनजातीय क्षेत्रों का भी उनके भी सुरक्षा के लिए प्रावधान किए जाएंगे। अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और जनजातीय क्षेत्रों को के लोगों के लिए भी अलग से, उनके वर्गों के लिए अलग से सुरक्षा के प्रावधान किए जाएंगे। नेहरू ने इस नेहरू के ये उद्देश्य प्रस्ताव था, इसको एक ऐतिहासिक प्रयोग बताया गया था कि यह क्या है, एक अधिकारों का एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है जो अल्पसंख्यक पिछड़े वर्गों को सुरक्षा देने का काम करेगा। ठीक है, नेहरू ने दूसरी बात कही थी कि लोकतंत्र के उदारवादी विचारों और आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों को एक दूसरे में समावेश कर दे और भारतीय संदर्भ में इसकी रचना व्याख्यात्मक हो। ठीक है, लास्ट में लाइन लिखो ना लिखो, लेकिन 4 बिंदु आप जरूर लिख देना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की रूपरेखा को संक्षेप में समझाइए। अब काफ़ी बच्चे कंफ्यूज है, इसमें लिखना क्या है भाई। भारतीय संविधान का गठन किस प्रकार को हुआ, कितने सदस्य थे, कौन सी मीटिंग कब हुई, ये सब लिखना है। ठीक है, 1946 कैबिनेट मिशन आया भारत में, जिसके तहत ही संविधान सभा का निर्माण किया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत आया था और लगभग 300 सदस्य संविधान सभा में थे। और अध्यक्ष कौन था, स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, तो आप ऐसे मत लिखना स्थायी डायरेक्ट। अब पहली बैठक कब हुई, ठीक है, दूसरी बैठक कब हुई, तीसरी बैठक कब हुई। ठीक है, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष सत्यनारायण सिन्हा। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, टोटल 11 सत्र हुए जिनमें 165 दिन मीटिंग चली, बैठक हुई। ठीक है, और 22 भाग थे भारतीय संविधान के। ठीक है, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों का जिक्र किया गया है। ठीक है, और बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये सब चीज़ें लिखनी है आपको इसमें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, वो है निबंधात्मक सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता की गहरे स्थापत्य कला पर प्रकाश डालिए। इंपॉर्टेंट है, पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ा देता हूँ। नीचे सवाल था, हड़प्पा निवासियों को निर्वाह के तरीके कौन कौन से। मैं पॉइंट पॉइंट बोलूंगा, पहले ऊपर वाले सॉल्व करते हैं। शेरे गहरे स्थापत्य कला की क्या पूछ रहा है आपसे, विशेषता पूछ रहा है। ठीक है, याद करो। ठीक है, मुख्य प्रवेश द्वार से आंतरिक भागों को नहीं देखा जा सकता था। ठीक है, घरों में कुछ कुएं भी मिले हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो में 700 कुएं का उल्लेख मिला है। ठीक है, और भूमि तल की कमरों पर खिड़कियां नहीं हुआ करती थी, दूसरे तल पर जाने के लिए सीढ़ियाँ हुआ करती थी। ठीक है, याद आ रहा होगा आपको, आई होप कि ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है, याद आ गया होगा। ठीक है, हड़प्पा निवासियों के निर्वाह के तरीके कौन कौन से थे। निर्वाह के तरीके तो जस्ट सेकंड, निर्वाह के तरीके में आपको याद आ रहा होगा, वो जीवन जीने के लिए क्या क्या करते थे। वो जानवरों का मांस खाते थे। ठीक है, पेड़ पौधों से प्राप्त, जानवरों से प्राप्त भोज्य प्रदान करते थे। वो कृषि भी कार्य भी करते थे, गेहूँ जौ चना तिल बाजरे की खेती भी करते थे। ठीक है, इसके अलावा मछली और पक्षियों का मांस का सेवन भी करते थे। जानवरों के शिकार के बारे में एक अनिश्चितकालीन जानकारी है कि वो उनको ऐसा नहीं पता चला कि वो वो जानवरों का शिकार खुद करते थे या किसी और से मांस लिया करते थे। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है, कबीर और गुरु नानक बाबा के मुख्य उपदेशों का वर्णन करें, उपदेशों को किस तरह से संप्रेषण हुआ है। आप तो बस इतना सा ध्यान रखो, इनके उपदेशों को वर्णन करवा रहा है मिक्स करके, ठीक है। तो इन दोनों की जो विशेषता है, उपदेश है, शिक्षा पूछ रहा है आपसे, वो साथ में लिख देंगे, ठीक है। और संप्रेषण में दे देंगे कि कबीर जनसाधारण की भाषा का प्रयोग करते थे, जैसे हिंदी, पंजाबी, फारसी, अवधी, ठीक है। हो गया गुरु नानक के उपदेश। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हो गए। पहले आपको बताना है कबीर की शिक्षा है, ठीक है। क्या बताना है? पहले बताना है कबीर की शिक्षा है, दूसरा बताना है गुरु नानक शिक्षा है, फिर दोबारा बताना है कबीर का संप्रेषण, फिर दूसरा बताना है उपदेश। मतलब संप्रेषण का मतलब है उन्होंने किस किस भाषा में जो शिक्षाएं दी है ना, कौन सी भाषा में दी है, ठीक है। उपदेश कौन सी भाषा में दिए हैं ये बताना है। स्थानीय भाषा का प्रयोग किया है, हिंदी का यूज़ किया है, संस्कृत का यूज़ किया है, ऐसे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, चर्चा कीजिए कि अलवार, नायनार और वीरशैव ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना की थी। जाति प्रथा की क्या की थी? आलोचना की थी। अच्छा है, पहले अलवार और नायनार के बारे में बता दो, ये जाति प्रथा के बारे में क्या विचार रखते हैं, फिर वीरशैव परंपरा को अलग से उठाकर समझा दो, ठीक है। क्लियर हो गया? इस साल के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट, भारत के रेखा चित्र में, मानचित्र में चोरा चोरी, चोरा चोरी तो आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। ये आपके यूपी में गोरखपुर, ठीक है। और दूसरा है इलाहाबाद, यूपी, ठीक है। ब्रह्मगिरी पूछ रहा है जो कि आपके कर्नाटक में, ठीक है। और हैदराबाद आपके अभी वर्तमान में तेलंगाना। सांची पूछ रहा है जो कि रिपीटेड है। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सूरत गुजरात में, ठीक है। और बलिया उत्तर प्रदेश में। सतारा महाराष्ट्र में। आप तो भर लेंगे आप इनको अच्छे से। 4 नंबर फोकट का है, आप इनको भरेंगे। इज इट क्लियर? तो हमने आज जो किया है वो मॉडल पेपर 4 किया है, ठीक है। और मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे, लेकिन जब तक आप इन मॉडल पेपर को सोल्व भी कीजिए, जैसे आप सामने देखकर इन वीडियो को सोल्व कर लिया करो, उसके बाद में एक बार दोबारा गो थ्रू रिवाइज करके और खुद से आंसर लिखा करो, ठीक है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।